कि आपका मान लीजिए ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इजक्वल टू के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ऑर्डर 3 का होगा तो के ए क्या हो जाएगा, के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे के ए जो है के से मल्टीप्लाई कैसे डिटर्मिनेंट करें, ऑर्डर एन का है तो ऐसे क्या हो जाएगा, के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें क्या क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज ये एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर मान लीजिए 3/3 का है। क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 सपोज 4 मैट्रिक्स ए की वैल्यू बताइए। फाइंड वैल्यू ऑफ 4 इंटू मैट्रिक्स ए वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सपोज 2 है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है इसी के आधार पे बताइए, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 डिटर्मिनेंट ए, जहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या होगा बताइए क्वेश्चन के हिसाब से, तो 4 डिटर्मिनेंट ए किसके वैल्यू के बराबर होगा, 4 डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज, अब देखिए 4 ऑर्डर 3 का है तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी दी है 2, तो यानी कि ए हो जाएगा 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 दैट इज 128। तो ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, ठीक है, कि आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि आप बार बार बोलना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका फार्मूला हमेशा याद रखना कि ऑर्डर 2 होगा तो किसी भी मैट्रिक्स में जो हम के कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे जो ऑर्डर 3 होगा तो के क्यूब हो जाएगा, ऐसे ऑर्डर n होगा तो के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है और आपको वैल्यू पता करना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है कि 2 है, तो क्या करेंगे 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ऑर्डर हमने दे दिया 3, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आपको पता है डिटर्मिनेंट की, और 4 के पावर 3 आपको 64, 128। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो ज़रा इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए सेकंड टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज में है, आपने देखा भी होगा, तो उसी को हम करवा देते हैं जल्दी से, फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे आ गए हैं तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से आता है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिए गए x4 3 and 2, यहाँ पे दे देंगे 2 6 -1 4। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताइए। और देखो दोनों में क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैट्रिक्स के केस में आपने भी x की वैल्यू निकाली है, वहाँ पे देते थे x 2 4 3, ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिए, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे मान लीजिए 3 2 4 3। ये देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, फाइंड द, ये मैट्रिक्स जब देंगे देखो दोनों में अंतर, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में आराम से कहते थे कब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, जब इंटायर एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो मैट्रिक्स में आप सीधे कहते थे देखिए 2 2 के इक्वल है ऑर्डर पे सेम पे, 3 3 पे इक्वल है, 4 4 पे इक्वल है, तो यक्स भी यक्स के क्या होगा, इक्वल। यानी यहाँ से आपका आंसर आ जाता था मैट्रिक्स के केस में 3। आप केवल कंपेयर ऑफ द इंटायर एलिमेंट करते थे, बट डिटर्मिनेंट क्योंकि ये वैल्यूज होती हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मीनिंग यहाँ से आ जाएगा 2x - 12, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया 2x हो गया, यहाँ -12 इजिकल टू यहाँ सेम इधर क्या हो जाएगा 8 + 6,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या 2x इजिकल टू 14 हो जाएगा, 14 और 12 26, तो x की वैल्यू 30। ठीक है, देखो मैं डिटर्मिनेंट के केस में देखो हमारा इंटायर एलिमेंट कोई ज़रूरी नहीं है उस पोजीशन का सेम हो, जैसे यहाँ 4 लिया यहाँ 6 लिया नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा क्या होंगे इंटायर एलिमेंट के ऑर्डर के एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आया, ये दोनों में अंतर होता है। तो अक्सर क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी दे देंगे और डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में आप सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे आपके एलिमेंट कोई जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों के सेम नहीं होते हैं। बट जो आपका मैट्रिक्स देगा तो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हैं आपके इक्वल हैं। मैं समझता हूँ अब समझ में आ गया होगा। यस, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। और डिटर्मिनेंट का साइन कैसा होता है, सीधी लाइन होती है, और मैट्रिक्स में आपका साइन क्या होता है ग्रेटर ब्रैकेट होता है। ओके, अब आते हैं, अब अपने काम पे आ जाएं। जो आज हमें पढ़ना है क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए क्या है कि मान लीजिए, पहले हम एग्जाम्पल से सिखाते हैं तो फिर आप इसको देखेंगे। लेट, और देखिए डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट एक डेल्टा एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ और जी एच और आई। ये आपका सपोज 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ओके, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि रो के एलिमेंट कॉलम में, कॉलम के एलिमेंट रो में हो गया। यानी कि हमने कहा, ऐसे किसको लिखेंगे, कॉलम को हमने ट्रांसपोज कर दिया रो से। ठीक है, इसको सी मतलब कॉलम और मतलब रो, कॉलम को ट्रांसपोज कर दिया रो से। यानी कि आप कहेंगे क्या, ए बी सी डी ई एफ और जी एच और आई, हमने क्या किया कॉलम और ट्रांसपोज कर दिया। तो आपका क्या होगा, डेल्टा और डेल्टा डैश हमेशा क्या होगा इक्वल होता है। यानी कि आपका चाहे आप इन मतलब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करिए, यानी कि इसको आप अदर वर्ड में कहेंगे कोई मैट्रिक्स ए है उसकी डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये हमेशा वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं चाहे रो एक्सपेंशन, इसके डिटर्मिनेंट के निकालने के कितने मेथड हैं, 6। पहला रो एक्सपेंशन, सेकंड रो एक्सपेंशन, थर्ड रो एक्सपेंशन, फर्स्ट कॉलम एक्सपेंशन, सेकंड कॉलम, थर्ड 6। तो और सभी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने इधर से वैल्यू निकालेंगे तब भी वही वैल्यू आ जाएगी, चाहे इधर से निकालेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है। तो इतना जानिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है। सेकंड प्रॉपर्टी मान लीजिए, देखिए ए बी सी ले लिया, डी ई एफ ले लिया, ए बी सी। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए दो कॉलम के एलिमेंट, यानी हमारा देखिए C1 कॉलम यह है C3 कॉलम के आइडेंटिकल है। देखिए सारे एलिमेंट इक्वल हैं। देखिए C1 के कॉलम के एलिमेंट और C3 के कॉलम के एलिमेंट क्या हैं, इक्वल हैं। जब ऐसा काम होता है तब भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तब क्या होता है,
ऐसा केस आ जाएगा तब आप कहेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको कराने की ज़रूरत नहीं, रिमेंबर याद रखिएगा कि जब आपके दो कोई भी यानी कि एनी टू रो आर कॉलम, ठीक है, आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। इसको याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी हो गई, कोई भी दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं तो आप कहेंगे कि वो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड इसी का सब रूल है। मान लीजिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये सब एक्सपेंशन करेंगे आ जाएगा, आपको याद करना है इसलिए मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। कि पहला क्या हो गया, पहला देखिए हमने क्या बोला कि मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। दूसरा क्या बोला कि दो रो या दो कॉलम के इंटायर एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। जैसे देखिए यहाँ ए बी सी है, थर्ड वाले कॉलम में भी ए बी सी है, तो दो आइडेंटिकल आ गए तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। थर्ड प्रॉपर्टी बता दिया, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि वही बीज एनी रो आर कॉलम, एनी रो आर कॉलम्स, all element are 0 then डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये तीन प्रॉपर्टी अभी तक हमने आपको बताई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आपने मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कराते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर कराते हैं। ए बी सी है, डी ई एफ है, जी एच एंड आई है। सपोज एक आपका डिटर्मिनेंट है ए बी सी एंड दिस। अगर आपने इसमें क्या है, के से मल्टीप्लाई करते हैं, के आप डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो के से हमने मल्टीप्लाई किया है केवल एक रो या कॉलम में होता है। मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे में होते थे, यहाँ केवल एक में होगा। यानी कि हमने मान लिया पहले रो से कर दिया तो यानी कि के ए, के डी एंड के जी, समझे। यहाँ बी ई एच और सी एफ आई क्या बोले हैं कि आप जो है किसी भी, ध्यान दो मैंने ये बोला है कि के एक कांस्टेंट नंबर है नॉन जीरो, आपने डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, के जो नंबर होगा केवल एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने यहाँ पे केवल फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन केवल होता है। हाँ, मतलब हम के से केवल मल्टीप्लाई करेंगे, के एक कांस्टेंट हमारा जो है कांस्टेंट नंबर है, ओनली मल्टीप्लाई इन वन रो आर कॉलम, वन रो आर कॉलम। मतलब आप एक ही में कर सकते हो, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं कि आप सभी में कर देंगे, केवल एक से करेंगे। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। मान लीजिए एक आपका डेल्टा है, यहाँ पे है 2 4 6 1 2 3 एंड 9 7 8। अब इसकी हमें वैल्यू बतानी इस प्रॉपर्टी की, ध्यान दो।
2 4 6 1 2 3 एंड 9 8 6। अब देखो हमारा पहला में 2 जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे कॉमन भी हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट रो में हमारा 2 सभी में कॉमन है, तो हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कॉमन भी करते हैं। तो 2 4 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो सकता है। 2 4 6 का क्या होगा, कॉमन हो सकता है, मीनिंग ये आ जाएगा आपका 2 यहाँ पहले हमने किस में फर्स्ट रो में कॉलम कर दी, कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, फिर आ जाएगा दूसरा भी 1 2 3 है, और 9 7 और 8 है ना, 9 7 और 8, ओके 9 7 और 8। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा क्या हो गया, हमने क्या बताया मैट्रिक्स में क्या होता था, जब आप कॉमन करते थे सारे एलिमेंट से कॉमन होते थे, है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट में केवल क्या है, केवल एक ही रो से आपका कॉमन होता है। ऐसे एक एक रो का, जैसे हमने 2 4 6 देखिए फर्स्ट रो में हमने 2 कॉमन कर दिया, तो केवल फर्स्ट रो से ही कॉमन हुआ, बाकी से हमें मतलब नहीं है। अब देखिए हमारे 2 रो क्या हो गए, फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है, आइडेंटिकल आ गए, इसलिए हम सीधे कहेंगे कि 2 इंटू इस मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, तो पूरी इंटायर वैल्यू क्या हो गई 0। ये प्रॉपर्टी समझ में आया, तब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए है। यस, हमने ये बोला कि जो आप डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक इंटायर क्या है रो या कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। जैसे हमने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, आप चाहते हो सेकंड में करता है तो सेकंड में कर दिए, थर्ड में चाहते हैं थर्ड में कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम में चाहते हैं फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में कर दीजिए मल्टीप्लाई, एज यू विश है। और इसी का हमने एक एप्लीकेशन लिया, जैसे हमारा एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है 2 4 6 1 2 3 9 7 8, इसकी वैल्यू बताओ। तो हम ध्यान से देखो आप, तो क्या है फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट में 2 कॉमन है, तो हमने कॉमन कर दिया, तो कॉमन करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा 3, तो 1 2 3, और सेकंड रो भी 1 2 3 है, और थर्ड 9 8 7 है ही है। तो देखिए जब 2 रो आपके सेम हो जाते हैं आइडेंटिकल, तो अभी हमने बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 2 रो आइडेंटिकल हो जाते हैं या कॉलम, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी से 0 हो गई, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारी प्रॉपर्टी और आ गई। तो क्या बताया, ये फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि आपने कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो में तो केवल एक में मल्टीप्लाई होता है। एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं, फिर इसको मिटाएंगे। पहला क्या बताया फिर से देख लीजिए, फर्स्ट क्या बताए हैं कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि कोई भी 2 रो या कॉलम के एलिमेंट सारे सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम देखिए ए बी सी है और थर्ड कॉलम भी ए बी सी है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। थर्ड बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 हों तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक। और थर्ड बताया कि फोर्थ कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, जीरो से कर देंगे तो मतलब नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप केवल एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने के में इस डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा कि हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहते हैं सेकंड रो में सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड में चाहते हैं थर्ड में करें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम जैसा भी चाहें, और उसी का एक एप्लीकेशन बताया, ठीक है। तो एक आपके अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टियाँ बताई, तीसरा जानिए अंडरस्टूड है, दूसरे का पार्ट है। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे अब आते हैं, ठीक है। तो इसी का जरा थर्ड का थोड़ा सा और हम एलोबरेट कर देते हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, इसमें मल्टीप्लाई है के ए के बी के सी से, यहाँ पे आर
आर मान लिया टी है, यू वी डब्ल्यू ले लेते हैं, आर यू आर वी और आर डब्ल्यू है। आर के बाद ले लें हमने टी ले लिया, टी ई टी एफ और टी जी है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो अब हमारा क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू? तो ध्यान देखिए पहले में के क्या है, सभी में कॉमन है, तो हमने पहला कॉमन केवल एक में कॉमन लेते हैं, यानी के कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए दूसरे में आर सभी में कॉमन है, तो आर भी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तीसरे में देखो टी कॉमन है, तो टी कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ और, तो यानी अब हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन केवल यहाँ पे क्या होता है, एक रो या कॉलम एलिमेंट में होता है। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया ना। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी को बताने जा रहे थे, तो एग्जांपल हमने बता दिया आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, तो फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक रो या कॉलम को आपस में शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब हमने एक रो R1 को हम चाहते हैं कि R2 के जगह पे रखें, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 इज रिप्लेस टू R2। इसका मतलब क्या हो गया, R1 इज रिप्लेस टू R2, ठीक है। तो R1 R2 की जगह पे चला गया, R2 R1 की जगह पे चला गया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि R1 कौन सा है, ये वाला आपका R1 बोलता है, ये वाला आपका क्या बोलता है, R2। तो यानी कि ई एफ जी हम R1 की जगह पे रखना चाहते हैं, ए बी सी रखना चाहते हैं और एच आई जे रखना चाहते हैं, ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, एक रो को क्या किया, आपस में दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, यही किया है ना। तो क्या होता है, साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन क्या होगा, माइनस। मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो रो, इसको कहेंगे कोई भी दो रो या कॉलम और कॉलम आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन विल बी नेगेटिव। साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। कि कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करेंगे तो साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये याद रखना। देखिए हमने नेगेटिव कर दिया क्योंकि हमने दो रो को आपस में अदला बदली किया। जब आप अदला बदली करते हैं तब भी आप साइन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इतनी हमने अभी तक आपको प्रॉपर्टी कितनी बता दी हैं, 4 प्रॉपर्टी। अब 5th प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी 5th देखिए, 5th प्रॉपर्टी है, इसी को लेते हुए है। मान लीजिए एक आपका डिटर्मिनेंट है ए बी सी ई एफ जी एच आई जी। सपोज ये आपका एक क्या है, डिटर्मिनेंट है। आप चाहते हैं एक इसमें एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई, जैसे एग्जांपल हमने कर दिया, मैंने मान लिया R1 में आप मल्टीप्लाई चाहते हैं R1 प्लस 2R2, तो आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब हमने क्या दिया, R1 में 2 टाइम R2 से प्लस कर दिया, मतलब ये हो जाएगा A 2E B 2F एंड C 2G। यहाँ पे E
एफ जी और एच आई, कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं आता है, यानी कि दोनों वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी R1 में आप कोई इसको कहते हैं कोई भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे आप चाहते हैं पहले में ही यहाँ पे आप चाहते हैं क्या, C1 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं C1 + 2C3 से, तो आप कर सकते हैं। तो हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी। C1 A है और इसमें 2C3 को प्लस करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा A + 3C, E + 3G और H + 3J, और B F I और C G J, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, यानी आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको देखिए। इसके सारे का प्रूफ जो है, प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रूफ तो हो जाएगा, अभी मैं समझा देता हूँ इसको। जैसे फिफ्थ वाले का ऐसे सभी को थोड़ा थोड़ा करा देंगे। सिक्स जो है प्रॉपर्टी लास्ट देखिए, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ए है A + लैम्डा, B + म्यू और C + न्यू, और यहाँ पे D E F G H I है। मतलब एक रो में हमारा क्या है, सम नंबर का क्या है, एडिशन है, तो इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। आप इसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि आप कहेंगे A B C D E F G H एंड I प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू न्यू D E F और G H और I, ये आपकी प्रॉपर्टी है। मीनिंग ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में एक रो में क्या है, इंटायर एलिमेंट का सम है, तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं टू डिटर्मिनेंट में। जैसे यहाँ पे A B C को हमने फर्स्ट रख दिया और बाकी एलिमेंट वही D E F G H I रहेंगे, और दूसरा हमारा प्लस एडिशन चला था लैम्डा म्यू न्यू, तो हम लिखेंगे लैम्डा म्यू न्यू और D E F और G H I। इतने आपके कुल 6 प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे, तब आप प्रॉपर्टीज के बेस क्वेश्चन लगा पाएंगे। प्रॉपर्टीज के बेस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आ गए हैं प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसका दिखाते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं ताकि आपको याद भी हो और क्वेश्चन भी लगे। प्रॉपर्टी, तो एक बार फिर से मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ और इसका रिवीजन करते हैं, फिर क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करिए कि आपका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज क्या है, इक्वल हैं। दूसरे में क्या बताया था, सेकंड प्रॉपर्टी याद करिए कि कोई भी इंटायर एलिमेंट आपस में इक्वल है। दो, किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो आर कॉलम, ऐसे याद रखना, 2 रो आर कॉलम, ऑल एलिमेंट इक्वल, ऑल एलिमेंट इक्वल, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसी का सब रूल क्या है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के साथ किसी भी एनी रो आर कॉलम ऑल एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बताइए, फोर्थ में बताया था कि कोई भी आपका डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, इसमें हमने k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो केवल क्या होगा, एक ही एलिमेंट में आपका क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, एक ही एलिमेंट में आपका मल्टीप्लाई होगा, है ना। यानी कि सारे में एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक ही में, और कॉमन भी होगा तो एक ही रो या कॉलम से कॉमन होगा। फिर तो आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में अगर हमने एक रो को आपस में इंटरचेंज किया, दो रो को आपस में इंटरचेंज किया या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, तो साइन क्या लगेगा आपका, माइनस लगेगा, साइन क्या होगा, माइनस आ जाएगा। फिर 6 प्रॉपर्टी आपने देखा कि अगर स्प्लिटिंग में कौन सा है, ए वाला, जैसे ए प्लस लेमडा, बी प्लस म्यू, सी प्लस न्यू, इस तरीके का है डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, ये दो डिटर्मिनेंट में आपका ब्रेक हो जाता है। एक हो जाएगा ए वाला, ए बी सी और डी ई, और दूसरा जो है प्लस एक रो में है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ जो है आपका एक लास्ट वाला 7 वाला क्या था, एलिमेंट्री ऑपरेशन। डिटर्मिनेंट में अगर कोई हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करें, यानी कि आई को आई प्लस लेमडा R2J से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई फर्क नहीं आता है। तो कुल इतने आपके क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। इस सातों प्रॉपर्टीज को याद रखना है। इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, देखें कितना आता है आप लोग को, हाँ? ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है बुक का, अरे माओ, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये है एग्जाम्पल है 10। एक डिटर्मिनेंट दिया है ए बी सी, दूसरा है a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z, और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो देखो ये स्प्लिटिंग पे है ना, देखो स्प्लिटिंग है एक रो में सारे एलिमेंट, तो ये दो डिटर्मिनेंट में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए बी सी, देखो यहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं, और एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक हो जाएगा, और प्लस दूसरा क्या बनेगा, ए बी सी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ स्प्लिटिंग दूसरे वाले रो में हो रहा है, यानी कि 2x 2y 2z और एक्स वाई और जेड, है ना। तो देखिए आप इसके दो रो आपके क्या हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ देखिए सेकंड रो में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो ए बी सी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो देखिए अब फिर ध्यान दो, तो इसके दो रो आपस में क्या हैं, आइडेंटिकल फिर हो गए, ठीक है। तो यानी कि 0 + 2 × 0 दैट इज 0। समझ में आया तुम लोग को, ये क्वेश्चन था कि आपके दो रो कॉमन हो गए तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। इट इज़ क्लियर, बोलो, ठीक। एक एग्जांपल और करते हैं तो फिर छोड़ते हैं, एग्जांपल नंबर 11, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11, जल्दी से, एग्जांपल नंबर 11, एक है 11 एग्जांपल, डिटर्मिनेंट है ए प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2a, यहाँ पे 3a प्लस 2b, और यहाँ पे है 4a प्लस 3b प्लस 2c, और थर्ड है 3a, और यहाँ पे है 6a प्लस 3b, और यहाँ पे है 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ध्यान से, अगर हमने इसमें 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे तो ए 0 होगा पहले रो से, और पहले रो से इसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स ए भी 0 हो जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं, यानी कि हम किसको ऐसे एलिमेंट्री वाला लास्ट वाला लगा रहे हैं, R2 टाइम्स 2, R2 मतलब R2 टाइम्स 2 मतलब R2 में काम करने वाले हैं, R2 टाइम्स मतलब R2 में काम करने वाले हैं क्या, R2 में से 2 टाइम R1 को हम माइनस करने वाले हैं। तो क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि इसका 2 टाइम कर देंगे तो ए वाला एलिमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ए भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। और R3 टाइम्स 2 R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये देखिए आपका 0 हो गया, और 2 टाइम इससे माइनस कर दीजिए तो 2a में माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, और 2b चला जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें 2 टाइम से करेंगे तो यहाँ बचेगा 2a, और यहाँ बचेगा b बचेगा, और यहाँ c नहीं बचेगा। ऐसे a 0 हो जाएगा, 3 टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3a, और यहाँ क्या बचेगा, 3 टाइम करेंगे तो यहाँ बचेगा 7a, और यहाँ पे 3b, और c नहीं बचेगा। ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक। अब देखिए इसको आप करेंगे एक्सपेंशन, तो यहाँ से पहला कॉलम से एक्सपेंशन कर दीजिए, ध्यान दीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा, a होगा इंटू क्या होगा, a प्लस 3a और 2a प्लस b और 7a प्लस 3b, पहले कॉलम से एक्सपेंशन, और प्लस 0 इंटू इसका, और प्लस 0 इंटू इनका, तो मतलब क्या होगा, बाकी 0 हो गए, खत्म हो गए। यानी कि हमने 2 रो को या 2 कॉलम के एलिमेंट 0 कर दिए, तो केवल हमें एक ही छोटा सा क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का मिल गया, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो इसको भी 0 कर सकते हो, सेम इसको हम कैसे एलिमेंट्री से कर देंगे, R2 टाइम्स 2 R2 माइनस 3R1, R2 में से हमने 3R1 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a, तो यहाँ हो जाएगा a, ये 0 फिर हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या है, 2a प्लस b है, और यहाँ पे 3 टाइम करेंगे तो 3 गुना 6 a बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, यहाँ 6 करेंगे माइनस 3b आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक एलिमेंट और क्या हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो 3 टाइम करेंगे, 6 कैसे करेंगे, 3 टाइम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ए वाला पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, ए वाला पार्ट क्या होगा, 0 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आंसर आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन था, फिर से देख लो, इसमें क्वेश्चन क्या था, ए था, इसमें हमने ऑपरेशन सिखाना था कि हमने देखिए सेकंड रो में, सेकंड रो मतलब इसको सेकंड रो को कैसे करेंगे, सेकंड रो में कोई काम करना तो क्या लिखेंगे, R2 में काम कर रहे हैं, तो R2 टाइम्स 2 R2 में हमने 2R1 को माइनस किया, 2R1 मतलब ए R1 है पहला, तो 2 टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी में कोई काम नहीं कर रहे हैं फर्स्ट R1 में, तो ये ऐसे रहेगा। R2 में कर रहे हैं तो R2 में से 2R1 माइनस करें तो पहला ए है, ए को 2 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे ए बचेगा, ऐसे इसको माइनस करेंगे आपका बचेगा 2a प्लस b। ऐसे हमने कहा R3 में आप काम कर रहे हैं, R3 में से 3R1 माइनस कर रहे हैं तो ए फिर 0 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब बताया कि इसका एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 2 एलिमेंट 0 हैं, रो एक्सपेंशन करें, कॉलम एक्सपेंशन फर्स्ट करेंगे तो बाकी एलिमेंट 0 बचेंगे, ये आपका केवल इसी का पार्ट बचेगा। तो a इंटू इसका सबस्क्रिप्ट जब आप एक्सपेंशन करते हैं a आ गया। अब आप चाहते हैं इसको भी 0 करना, तो क्या करेंगे, R2 में 2R2 माइनस 3R1 कर दिया, R2 माइनस 3R1 है, तो a आ जाएगा आपका। और फिर इसका करेंगे डायगोनल मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन था आपका।